अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल के ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था और वो ऑर्गेनेल्स अभी भी जो बाकी थे वो डिस्कस किए जा रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि सेल जो था उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से सेल की एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। तो सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइसोसोम पर उसे वाइंड अप किया था। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को लेकर आगे चलेंगे, चाहे वो एनिमल से रिलेट करते हों या फिर प्लांट से रिलेट करते हों। अगर प्लांट से रिलेट करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में होंगे और क्लोरोप्लास्ट अपने पास क्लोरोफिल रखेगा, जो कि अपने पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सेंट्रियोल को देखेंगे और सेंट्रियोल का अमल दखल देखेंगे कि सेंट्रियोल जो है वो छोटी मकदार के अंदर मौजूद है, यानी शेप उसका जो है वो छोटा है, स्मॉल साइज़ के अंदर है या लार्ज साइज़ के अंदर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स को फर्दर क्लासीफाई करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस लेक्चर को, जो कि सेल के स्ट्रक्चर पर बेस करता है, और उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं वैक्यूल से। देखिए बच्चों, जब भी हम वैक्यूल की बात करते हैं तो वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आपको बताएं कि साइटोप्लाज्म केमिकली फॉर्म होता है और सेल के अंदर के तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहा होता है सेल मेम्ब्रेन से, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। अगर आपका एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर होगी, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें ऑस्मोसिस भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती हुई नज़र आ रही होगी और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आपको होती हुई नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता हुआ नज़र आ रहा होगा। यानी किसी मटेरियल को अंदर जाने की इजाज़त और किसी मटेरियल को बाहर जाने की इजाज़त देने वाला सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन या एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है या आउटर मोस्ट लेयर है वो होगी। अब आपको ये पता चल गया कि वैक्यूल्स की जो बात हो रही है वो उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा। फ्लूइड उसके अंदर क्या होगा? फिल्ड हुआ हुआ होगा, भरा हुआ होगा, और वो कहाँ पर मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लांट सेल में। ठीक है जी। दूसरी बात, ये बात याद रखिए कि वो कहाँ मौजूद होगा? प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल पर हम बात करते हैं, अभी फ़िलहाल हम प्लांट सेल की बात करते हैं। जबकि छोटी अमाउंट के अंदर, यानी स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो किस में मौजूद होगा? आपका एनिमल सेल के अंदर मौजूद होगा। अब एनिमल सेल के अंदर जब छोटी मकदार के अंदर मौजूद होगा या छोटी अमाउंट के अंदर स्मॉल साइज़ में मौजूद होगा, तो हम बात करते हैं प्लांट सेल की। जनरली हैव वन लार्ज वैक्यूल। उसके अंदर क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स स्मॉल साइज़ में डिफरेंट पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे। अब जब लार्ज वैक्यूल होगा तो वो क्या करेगा? दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम इन मैच्योर सेल, और उसमें से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो किसने लिया हुआ होगा? प्लांट सेल में वैक्यूल ने। जबकि हम बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री की, तो वो क्या करता है? उससे कनेक्ट होता है, जिसे आप क्या कह रहे हो? टोनोप्लास्ट कहते हो। क्या कहते हो? टोनोप्लास्ट। ये आपका एमसीक्यूज़ भी होता है। आप जो है वो जब अपने पास नोट्स बनाएं या फिर आप पीपीटी को देखें तो अंडरलाइन कर लिएगा, ये आपका क्या है? एमसीक्यूज़ है। तो वैक्यूल जो है वो बाउंड्री से कनेक्ट हो जाएगा, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, सराउंडेड द वैक्यूल होगा। देन उसके बाद जो वैक्यूल आपका है वो कंटेन करेगा सेल सैप। अब ये सेल सैप क्या है? वो लिक्विड है जो कि अपने पास वाटर रखेगा, मिनरल्स रखेगा, शुगर रखेगा, अमीनो एसिड रखेगा। बात समझ में आ रही है? वो सेल सैप वो जगह है जहाँ पर वैक्यूल अपने पास क्या रखेगा? वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड। जबकि हम बात करते हैं
आपके ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल की इम्पोर्टेंस की, तो वैक्यूल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से वैक्यूल का भी फंक्शन वो क्या कर रहा होता है। वैक्यूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन है वाटर लेवल का। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट। सेल के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसकी क्या कर रहा है, उस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में मददगार साबित हो रहा है। स्टोरेज कर रहा है वाटर को स्टोर कर रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टोर कर रहा है किसके अंदर, अपने सेल के अंदर। ठीक है जी, या अपने पोर्शन के अंदर जो कि वैक्यूल पोर्शन है उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसे स्टोर कर रहा है। तो हम जब बात करते हैं किसकी, आपके वैक्यूल की, या मिसाल के तौर पर सेल के वैक्यूल की, तो हम बात करते हैं किस बेसिस के ऊपर कि ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है किस पर, सेलुलर एक्सक्रीशन पर, वेस्ट प्रोडक्ट की स्टोरेज कर रहा होता है वाटर को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और इसी तरीके से वाटर को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए जब भी हम वैक्यूल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होंगे। ये डिफरेंशिएट हो जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होगा जो कि कनेक्ट होगा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। जो कि आपका नेक्स्ट ऑर्गेनेल है उसे सेंट्रियोल कहते हैं। अब सेंट्रियोल का क्या काम है? जब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल को डिस्कस करने के लिए हम ये देखते हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, या प्लांट सेल में है या एनिमल सेल में है तो क्यों है, और प्लांट सेल में है या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सेंट्रियोल आपको पता चल गया सेंटर पोजीशन पर मौजूद होगा, सेल की डिवीजन पर काम करता है, ऑपोजिट पोल बनाने में मददगार साबित होता है। तो एनिमल सेल्स कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनेल कॉल्ड अ सेंट्रियोल। एनिमल सेल में स्पेशल ऑर्गेनेल मौजूद होगा, सिलेंड्रिकल पोजीशन में मौजूद होगा। ठीक है जी, तीन सिलेंडर्स आपस में जुड़े हुए होंगे जिसे ट्रिपल्स या ट्रिपलेस माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। एमसीक्यूज है आपका 27 माइक्रो का मतलब छोटा। ठीक है जी, ट्यूब्यूल्स छोटे छोटे हिस्से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अरेंज इन अ वेरी पार्टिकुलर पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न में, और ठीक है जी पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रिपलेट्स इन रोज। यानी सिलेंड्रिकल पोजीशन के अंदर ये ट्रिपलेट्स फॉर्म की पोजीशन में एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और ये स्ट्रक्चर बना रहे होंगे किसका, सेंट्रियोल का। वो जगह जहाँ पे सेंट्रियोल की अरेंजमेंट होगी परपेंडिकुलर बेसिस के ऊपर टू ईच अदर आर रेफर्ड टू एज अ सेंट्रोसोम। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रियोल से आपको पता चल गया कि सेंट्रियोल होगा तो सेंट्रोसोम होगा। सेंट्रोसोम क्या करेगा, डिवीजन पर काम करेगा। द सेंट्रोसोम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। आगे बात यहाँ पे ऑपोजिट पोल बनाने में। ठीक है जी, जब माइटोसिस और मियोसिस आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर सेंट्रियोल का बड़ा अमल दखल है और सेंट्रोसोम का बड़ा अमल दखल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट पोजीशन द क्रोमोसोम्स इन द करेक्ट लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये क्या करेगा, क्रोमोसोम की एग्जैक्ट लोकेशन पर, क्रोमोसोम को एग्जैक्ट लोकेशन पर रखेगा, जिसकी बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम जो है वो सेल के डिवीजन पर काम करेंगे। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रोमोसोम अपने पास क्रोमेटिन नेटवर्क्स रखते हैं, और क्रोमेटिन नेटवर्क्स अपने पास क्या रखते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल रखते हैं, और सेल के डिवीजन पर इसका बड़ा अमल दखल होता है। तो आपको पता चला कि सेंट्रियोल क्या है, एनिमल सेल में होगा। ठीक है जी, एनिमल सेल में सेल की डिवीजन पर काम करेगा, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट पर होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा,
ट्रिपलेट्स पोजीशन के अंदर मौजूद होगा, सेंट्रोसोम्स की पोजीशन उसके साथ होगी, सेंट्रोसोम को दिख रहा होगा, फिर उसी के साथ क्रोमोसोम को रिस्पॉन्सिबल कराएगा वो, ताकि क्रोमोसोम की अरेंजमेंट और उसकी पोजीशन जो है वो करेक्ट लोकेशन पर रहे, ताकि सेल की डिवीजन सही तरीके से रहे। याद रखिए बच्चों, अगर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन में चेंज आ जाए तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है जी, इसी तरीके से आप डिफरेंट ऐसी हेरिडिटरी डिजीज़ को डिस्कस कर सकते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाए। अगर सेंट्रोसोम क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरह से न देखे तो क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो क्रोमोसोमल चेंज आना शुरू हो जाएगा। ट्राइसोमी की बेसिस पर भी हो सकता है, और या फिर वो क्या नाम उसका आपके जेंडर की बेसिस पर भी हो सकता है, या डिफरेंट डिजीज़ की बेसिस पर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड्स की बात करें। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। जब भी हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वो ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही है? डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रही है। तो एक छोटा सवाल बनता है इस पर, डिफाइन प्लास्टिड्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कीजिए। तो प्लास्टिड्स आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक एंड मेजर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गा। एल्गा के अंदर भी मौजूद होगा, ठीक है जी, और प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होगा, क्योंकि एल्गा जो है वो अपने पास ग्रीन कलर रख रहे हैं और उसी बेसिस के ऊपर हम उसे डिस्कस कर रहे होते हैं। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोर ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज बाय द सेल। वो अपने पास स्टोर भी करेगा और केमिकल कंपाउंड को यूज़ भी करेगा। प्लास्टिड्स ऑफन कंटेन पिगमेंट्स यूज इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट अपने पास रखेगा जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल दखल में, यानी प्लांट के या एल्गा के खाना बनाने के पोजीशन में और प्रोसेस में अमल दखल जाहिर करेगा। एंड द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट कैन चेंज और डिटरमाइन द सेल कलर। इसी तरीके से उसका सेल भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर लीफ जो है वो ग्रीन, फ्लावर जो है वो येलो भी होता है, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ठीक है जी क्रोमोप्लास्ट, ठीक है जी, नंबर 2 क्या है? क्रोमोप्लास्ट, एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। ये थोड़ी सी क्या हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है दूसरे वाले के अंदर। तो नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, इसे करेक्ट कर लिएगा। देन नंबर 3 है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड होगा, प्लास्टिड्स ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होगा फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गा, ठीक है जी। क्रोमोप्लास्ट रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट होगा, कॉमन इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के राइपनिंग में, फ्रूट्स में देखें आप, फ्लावर्स में, ठीक है जी, और डिफरेंट लीव्स के अंदर भी आपको ये नज़र आएगा। ल्यूकोप्लास्ट की जब आप बात करेंगे तो ये कलरलेस पिगमेंट होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट, ठीक है जी, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट। यानी कि आप इसे वाटर कलरलेस है उस पोजीशन के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। ये भी मौजूद होता है किसके अंदर? प्लास्टिड्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। और ये क्या करता है, अमूमन जो है वो रूट लेवल के ऊपर जो है ये अपना काम कर रहा होता है। तो आपको ये बात पता चल गई। द कलर ऑफ प्लांट फ्लावर्स सच एज, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फ्लावर्स को देख लीजिए, कंट्रोल बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स इन द सेल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। आपको पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स में शामिल होगा, प्लास्टिड्स के टाइप में शामिल होगा। प्लास्टिड्स ये वो ऑर्गेनेल है जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस पर काम करेगा। जब प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस पर काम करेगा। फिर प्लांट के फ्लावर्स के अंदर कलर देना, प्लांट के फ्रूट्स को राइपनिंग करना और कलर देना,
और उसके रूट लेवल को मेंटेन करना, ठीक है जी, ये तमाम के तमाम प्लास्टिड्स में शामिल हैं, जबकि ये एनिमल सेल में नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। आइए आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के अंदर। हम इसके अंदर दोनों सिस्टम को देख रहे होते हैं, लाइट रिएक्शन को भी और डार्क रिएक्शन को भी। दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा जो लाइनिंग से कनेक्ट होता है उसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं या फ्रूट स्टेमेला कहते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपको यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रैनम यानी सिंगुलर ग्रैना की फॉर्म के अंदर नज़र आएंगे, और जो एक पूरा बाउल होगा उसे ग्रैनम कहते हैं। अब इसमें लाइट रिएक्शन भी हो रहा होगा थैलेकॉइड के बेसिस के ऊपर, डार्क रिएक्शन भी हो रहा होगा। जब हम इसे फर्दर पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, यानी फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसके अंदर फोटो क्या हो रही है, यानी लाइट लाइसिस हो रही है, ठीक है जी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? द क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। आपको देखिए डबल मेम्ब्रेन इसके फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी, इनर एंड आउटर बेसिस के ऊपर। विथ इन अ डबल मेम्ब्रेन इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। आपको देखिए स्ट्रोमा नज़र आ रहा है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इस पर कि स्ट्रोमा का क्या काम है। कंटेन एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये काम करेगा किस पर? फोटोसिंथेसिस पर, क्योंकि एंजाइम रखेगा अपने पास। सस्पेंडेड, गिरा हुआ होगा इन द स्ट्रोमा, ठीक है जी। स्ट्रोमा आर स्टक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रैना, और उसने पकड़ा हुआ होगा किसे? ग्रैना को। सिंगुलर ग्रैनम जो आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंट ग्रैनम आपको नज़र आ रहे हैं। ईच ग्रैनम इज़ अ स्टक ऑफ थैलेकॉइड डिस्क। एक जो ग्रैनम है वो थैलेकॉइड डिस्क का बना हुआ होगा, उसके अंदर क्या होगा? थैलेकॉइड्स होगा। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच इज़ ग्रीन पिगमेंट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड सरफेस। उसके सरफेस पर मौजूद होगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता चल गया कि जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट अपने पास ग्रीन पिगमेंट रखेगा जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी है कि लीफ मौजूद हो, ग्रीन लीफ मौजूद हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो लीफ अपने पास मेसोफिल सेल रखें, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब ये फोटोसिंथेसिस ये क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटीरियल, सनलाइट, वाटर, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है प्लांट अपना खाना बना रहा होता है, और वो खाना कहाँ बन रहा होता है? क्लोरोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। अब आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ साइट, वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ ज़रूरी है, लीफ के लिए मेसोफिल ज़रूरी है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा। अब स्ट्रोमा साइट को हम देखें, वहाँ पे एंजाइम मौजूद होंगे, पिगमेंट्स मौजूद होंगे, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या फिर प्लास्टिड्स की फॉर्म में हो। एनर्जी रिच कंपाउंड मौजूद होगा, करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये भी मौजूद होगा इसके अंदर। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थैलेकॉइड के बेसिस के ऊपर और स्ट्रोमा के बेसिस के ऊपर। थैलेकॉइड में पिगमेंट मौजूद है, वो लाइट रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को। बात समझ में आ गई? लाइट रिएक्शन को कन्वर्ट कर रहा है किस में? केमिकल रिएक्शन में, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है कौन? थैलेकॉइड पिगमेंट की मदद से। एटीपी, NADPH2 मौजूद है, हमें पता चल गया कि लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा है। अब हमें यह भी पता चल गया कि दिस रिएक्शन विच इज़ अकरिंग, और द रिएक्शन विच इज़ अकरिंग इन द थैलेकॉइड्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है
ATP की फॉर्म, ATP को देखते हुए, NADPH2 को देखते हुए, 2 एनर्जी रिच कंपाउंड को देखते हुए उसे क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। अब आते हैं दूसरी पोजीशन पे, स्ट्रोमा पर। स्ट्रोमा अपने पास एंजाइम रख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन रख रहा है। क्या होगा, एनर्जी रिच कंपाउंड, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो गए, कोलाइड हो गए, डार्क रिएक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। डार्क रिएक्शन क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट रिएक्शन है किसका, फोटोसिंथेसिस का। द सिस्टम इन विच लाइट रिएक्शन इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। आप थैलेकॉइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन जो कन्वर्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिस्टम मीन्स वो जगह जहाँ पे लाइट रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है, किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। बात समझ में आई। एंड देन हम जब पढ़ते हैं इन चीज़ों को तो हम फोटोलाइसिस भी पढ़ते हैं, लाइट ब्रेक डाउन हो रही है। बात समझ में आ गई। तो वो जगह जहाँ पर थैलेकॉइड्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, तो हमें क्या पता चल गया, वो रिएक्शन कौन सी है, लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और अगर डार्क रिएक्शन हो रहा है, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा है, तो एंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी आपको नज़र आनी चाहिए। हमें पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट अपने पास पिगमेंट रखेगा, ठीक है जी, जिसमें क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। फिर लीफ और मेसोफिल का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके अंदर प्लांट अपना खाना बना रहा होगा। अगर थैलेकॉइड में रिएक्शन हो रहा है तो वो लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में रिएक्शन हो रहा है तो डार्क रिएक्शन। वो जगह जहाँ पे लाइट रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे फोटोसिस्टम कहते हैं। और वो जगह जहाँ पर पिगमेंट की मदद से, 2 एनर्जी रिच कंपाउंड की मदद से लाइट रिएक्शन हो रहा है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं थैलेकॉइड्स के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होगा वो डार्क रिएक्शन, थैलेकॉइड्स में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो किस क्या हो रहा होगा, आपका लाइट रिएक्शन हो रहा होगा। अब आप आइए वापस ज़रा थैलेकॉइड्स को देखिए, आपको थैलेकॉइड्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से आपको स्ट्रोमा भी नज़र आ रहा है। और थैलेकॉइड्स में अगर, यानी कि ये थैलेकॉइड्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो वो थैलेकॉइड्स का रिएक्शन कौन सा है, लाइट रिएक्शन। और अगर स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के साथ वो डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो द साइन वेयर इज फोटोसिंथेसिस occurring is thylakoid. The side where is dark reaction is occurring is stroma. ठीक है जी, वो जगह जहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जो अपने पास पिगमेंट रख रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से ATP और एनर्जी रिच कंपाउंड, 2 एनर्जी रिच कंपाउंड को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से, जो एरो की साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं, उसे फिक्स करेगा और फोटोसिंथेसिस के दूसरे रिएक्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट होके वो अपने प्रोसेस को आगे लेकर चलेगा। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम फर्दर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन नेटवर्क्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे सेल की तरफ कि सेल के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को देखें और फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।